सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज की ताज़ा खबर। मैं हूं अरबाब जहांगीर। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत बड़ा अहम इजलास जो कि हुकूमती तर्जुमानों और उनकी पार्टी क़यादत के दरमियान था, वो अब ख़त्म हो चुका है। और उस इजलास के बाद वज़ीर आज़म ने एक मुख्तसर मुलाकात वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से भी की है। इस इजलास में बड़े अहम मामला ज़ेर बहस आए। मुल्क की सियासी सूरत हाल जो है उस पर तो बात की ही गई, लेकिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर का जो मामला है, आज मुद्दत मुलाजमत सरदार रज़ा की ख़त्म हो रही है। इसके बाद हुकूमत की जानिब से 3 नाम तजवीज़ किए गए, लेकिन क्या अपोजिशन उस पर मुत्तफिक होगी या नहीं, इस पर भी इस इजलास में बात की गई। हुकूमत की जानिब से जो 3 नाम बताए गए हैं वो बाबर याकूब, फजल अब्बास और आरिफ खान के नाम सामने आए हैं। और इसके साथ साथ जो दीगर अहम मामला थे उन पर भी इस इजलास में बात हुई। तो इजलास की पहले तफसीलात अपने नुमाइंदे शहबाज अहमद से हासिल कर लेते हैं, उसके बाद अपने मेहमानों का आपसे तारुफ कराएंगे और फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर का मामला है, दीगर मामला भी हैं, उन पर आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। तो शहबाज, ये जो इजलास हुआ इसमें किन मामलों पर बात हुई, क्या तय पाया, और फिर वज़ीर आज़म की मुलाकात भी हुई उस्मान बुज़दार से, उससे मुतालिक भी आगाह कीजिए। जी बिल्कुल अरबाब, ये बहुत अहम इजलास था जिसमें हुकूमती सीनियर क़यादत तहरीक इंसाफ की हुकूमती तर्जुमान, पार्टी तर्जुमान इस इजलास में शरीक थे। इजलास का मकसद ये था कि जो मुल्क की सारी सूरत हाल है, जो नई डेवलपमेंट्स आ रही हैं, उन पर जो बात की जाए। लेकिन सबसे ज़्यादा जो हुकूमत इस इजलास में किया गया वो अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की गुज़श्ता रोज़ की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उस पर ज़्यादा फोकस किया गया। और ज़्यादा इमरान खान ने आज कहा कि 10 सालों में शहबाज शरीफ के जो असासे हैं उन पर बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। और तफसीलात शहबाज शरीफ के असान के कारोबार से 200 ट्वीटियां निकली हैं। वज़ीर आज़म ने यह भी कहा कि शहबाज शरीफ जो है वो झूठ बोलते रहे हैं और नैब तहक़ीक़ात में सामने आया है कि इनके जो असासे हैं उसमें बहुत ज्यादा इजाफा हुआ है। वज़ीर आज़म ने कहा कि कल शहबाज शरीफ ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की वो सिर्फ ये कहें कुछ भी नहीं थी, सिर्फ अपने इल्जाम छुपाने के लिए उन्होंने की थी। और शहबाज शरीफ ने जो लंदन के सहाफ़ी ने जो खबर दी थी, उन्होंने कहा था इसको सू करेंगे, अगर उनमें हिम्मत है तो वो उसको सू करें। शहबाज शरीफ इस वक्त झूठ बोल रहे हैं। तो बड़ी तनकीद वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि शरीफ फैमिली ने मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए पैसा बनाया है और एक करप्शन का नेटवर्क है और नेटवर्क को हम जो है बेनकाब कर रहे हैं। उसके अलावा आज के इजलास में जो है मुल्क की सूरत हाल का जो है जायजा लिया गया। ज़्यादा इमरान खान ने खास तौर पर जो शहजाद अकबर जो मुआविन सूफी हैं उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस को इंडोर्स किया और कहा कि शहजाद अकबर हक़ाइक़ कौम के सामने ले आए हैं और नैब जो कि आज़ाद इदारा है उसमें हुकूमती मुदाखलत नहीं है। नैब खुद देखेगा कि शहबाज शरीफ ने क्या करप्शन की है, लेकिन हमारा काम यह है कि मुआवनत जो है जहाँ जो चीज़ मांगी जाएंगी वो दी जाएंगी। साथ साथ वज़ीर आज़म इमरान खान ने यह भी कहा कि जो शहजाद अकबर की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसको हुकूमती तर्जुमान जो है वो उसको मुख्तलिफ फोरम जो टीवी टास्क फोर्स में बैठते हैं नून लीग के लोग 18 सवाल शहजाद अकबर ने उठाए हैं, वो 18 सवाल उनसे पूछे जाए। उसके अलावा जो दीगर मामला थे उस पर भी गुफ्तगू हुई। ममनुआ फंडिंग के इसका मामला ज़ेर बहस आया। साथ साथ जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के 3 नाम दिए हैं, तो वज़ीर आज़म इमरान खान ने बताया कि हमने 3 मौसर शख्सियात के नाम दिए हैं। अभी मामला जो कि पार्लिमानी कमेटी में जाना है, पार्लिमानी कमेटी डिसाइड करेगी कि कौन सा नाम जो है वो इसके लिए सूटेबल रहेगा। उसके बाद जो एक मुख्तसर मुलाकात हुई है वज़ीर आज़म इमरान खान वज़ीर आला पंजाब के दरमियान, ये बड़ी अहम मुलाकात थी। खास तौर पर अब जो इंतजामी तब्दीलियां हुई है, चीफ सेक्रेटरी और IG पंजाब के बाद जो वज़ीर इत्तलात पंजाब भी तब्दील हुआ कलमदान को, उसको ज़्यादा इमरान खान को ब्रीफ किया गया। ज़्यादा इमरान खान ने कहा कि गवर्नर को भी मज़ीद बेहतर बनाने की जरूरत है। हमने एक मिसाल बनना है कि शहबाज शरीफ नहीं, हम उस्मान बुज़दार उससे अच्छे वज़ीर आला साबित हो सकते हैं। इस पर जो है अहम मुशावरत की गई। वज़ीर आला पंजाब ने बताया कि चीफ सेक्रेटरी के बाद जो पंजाब में जो ब्यूरोक्रेसी थी तमाम जिलों और वहाँ पर तब्दील कर दी गई है। इमरान खान ने कहा आपने इस पर नजर रखनी है और इन ब्यूरोक्रेसी का काम भी लेना है और अगर वजारतों में तब्दीली करनी तो उसको भी करेंगे। हम जो इंतजामी तब्दीलियां करेंगे वो सियासी नहीं होंगी बल्कि मेरिट पर होंगी। ज़राए ने ये बताया कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने जो वज़राई कारकर्दगी रिपोर्ट तलब कर ली है और वज़राई कारकर्दगी रिपोर्ट पर चंद रोज में अहम फैसले किए जाएंगे और मज़ीद वज़राई कलमदान भी तब्दील होने। ठीक है, वज़रा की कारकर्दगी रिपोर्ट भी तलब की गई है और साथ ही साथ गवर्नेंस की बेहतरी पर भी इस मुलाकात में वज़ीर आज़म ने जोर दिया। ये तो उस मुलाकात का अहवाल था। और जो इजलास हुआ उसमें मुशीर ख़जाना जो शहजाद अकबर साहब है, मुशीर एहतसाब, उनकी जानिब से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस उसको इंडोर्स किया गया और जो उनकी जानिब से संगीन इल्ज़ामात शहबाज शरीफ पर लगाए गए थे उन तमाम की हिमायत की गई। लेकिन साथ ही साथ एक और बड़ा अहम मामला जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती का है, जस्टिस रिटायर्ड सरदार रज़ा जो कि 6 दिसंबर 2014 को तैनात किए गए थे, आज वो रिटायर हो रहे हैं। उन्होंने पेशा वराना खिदमत किस तरह से अंजाम दी, उनके दौर में क्या कुछ होता रहा, इस पर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, फिर वापस आके मजीद बात हो।
तो हुकूमत की जानिब से 3 नाम बाबर याकूब, फजल अब्बास और आरिफ खान के सामने आए, लेकिन हुकूमत और अपोजिशन में इस पर इत्तेफाक नहीं हो सका। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी इस मामले पर बरहमी का इजहार किया और अदालत ने हिदायत की हुकूमत को कि 10 रोज़ के अंदर ये मामला आपस में तय किया जाए। पार्लियामेंट का मामला है, इसको अदालत में क्यों लाया जा रहा है, ये उनकी भी समझ से बाहर है। तो उसामा गाजी हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर एंकर पर्सन है, तज्जियाकार हैं। इसके साथ साथ गुलाम मुर्तज़ा भी हमारे साथ मौजूद हैं, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद बोल्ड न्यूज़ हैं। इन लोगों से अपने इस मामले पर गुफ्तगू करते हैं। उसामा, अदालत ने भी इस मामले पर बरहमी का इजहार किया, हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान ये तो इत्तेफाक हो जाना चाहिए था। वज़ीर आज़म अपोजिशन लीडर से बात नहीं करते, अब तो वो बाहर हैं, राब्ते और ज़्यादा मुश्किल हैं। पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर क्या मामला पहुँच चुके हैं जो आपस में तय नहीं हो पा रही ये चीज़? मुझे लगता है कि ऐसा ही होगा और शायद अदालत को ही इसमें कोई फ़ैसला सुनाना पड़ जाए। और उसकी वजह यह है कि इनमें एतमाद की कमी है सब तरफ। और दूसरी बात ये भी है कि इदारों को मजबूत करना किसी भी पार्टी के हक़ में नहीं होता हमारे यहाँ, माज़रत के साथ। उसकी वजह क्या है? देखिए, जिस तरह आप फॉरेन फंडिंग केस का मामला देख लें, आप ये देख लें कि यहाँ पर हमारे सियासतदान ये चाहते हैं कि जज भी इनके अपने हों, प्रोसिक्यूशन भी इनकी हो, पुलिस भी इनकी हो, सब कुछ इनका हो। इसीलिए ये इलेक्शन कमीशन में भी अपने लोग चाहते हैं। उससे फ़ायदा ये होगा कि चलें हम अगर कोई धांधली करेंगे, कोई 2 नंबरी करेंगे, कुछ करेंगे तो हमारा बंदा लगा होगा तो वो जनाब कुछ नहीं करेगा। मैं मिसाल देता हूँ, नैब आप देख लें, कमर ज़मान चौधरी साहब लगाए हुए थे अभी जस्टिस जावेद इकबाल साहब से पहले, तो आपने देखा कोई केस सामने आया था। इसी तरह से इलेक्शन कमीशन एक बहुत अहम इदारा है, वहाँ पर कोशिश ये है कि कोई अपना आदमी लग जाए, अपना आदमी। अब उनको एश्योरेंस दी होती हैं कि जनाब जब आप लगेंगे तो देखें आप हमारे काम आएंगे, हमारे काम करेंगे। अगर कोई इंडिपेंडेंट आदमी आप लगा देंगे वो तो किसी की नहीं सुनेगा, वो तो फिर किसी को फ़ायदा नहीं देगा। तो लिहाजा होता ये नहीं है कि कॉम्पिटेंट ऑनेस्ट आदमी का आप करेंगे, कोशिश करेंगे कि यार ये हो जाए जिस पर पूरी कौम कहेगी जनाब कमाल कर दिया है। आपको ऐसे नाम मिलेंगे जो कभी किसी हुकूमत के साथ सर्व कर चुके हैं, उनके किसी हुकूमत के साथ इंटरेस्ट है, किसी हुकूमत, अब वो दूसरी पार्टी मानती नहीं हो, कहती जनाब ये तो आपके साथ रहा है। वो कहेंगे जी फलां बंदा तो आपके साथ रहा है, उनके आपसे ये ताल्लुक है, उनका आपसे ताल्लुक है। तो इस वजह से दोनों ही फिर नहीं मान पाते कि किसी बात पर। तो लिहाजा फिर जब मामला अदालत में जाएगा, जो जा चुका है, उन्होंने तो 10 दिन का वक्त दिया है, क्या ही अच्छा हो कि 10 दिन में ये कोई फैसला कर लें। अगर तो यही फैसला करना है कि बलूचिस्तान में जनाब आपकी हुकूमत है, आपका नाम ठीक है, और सिंध में हमारी हुकूमत है अपोजिशन की या पीपल्स पार्टी की, तो जनाब हमारा आदमी ठीक है, फिर तो फैसला हो जाएगा। लेकिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर का मामला ज़रा मुख्तलिफ है, जबकि ये 5 लोग बड़े अहम होते हैं, तो ये नहीं है कि कोई एक शख्स ही फिर बड़े आसानी से फैसले कर लेता है। लेकिन उसके बावजूद आप हमारे सियासतदानों का हाल तो देखें कि किसी एक नाम पर ही मुत्तफिक नहीं हो सकते। 22 करोड़ की आबादी में से एक शख्स नहीं ढूंढ पाते ये। ठीक है, चलें उसामा, जो राइट मैन फॉर द राइट जॉब का ये मोटिव लेकर सामने आई थी हुकूमत, तो बात करती थी मेरिट की। तो गुलाम मुर्तज़ा, ये जो 3 नाम हुकूमत की जानिब से सामने आए, ज़ाहिर ऑपोजिशन इस पर राजी नहीं हो रही, ऑपोजिशन के जो नाम है उस पर हुकूमत को एतराज़ है। ये 3 नाम बाबर याकूब, फजल अब्बास, आरिफ खान, क्या इस ओहदे के मेरिट पर पूरे उतरते हैं? बाबर याकूब साहब का तो मुतल्लिका तजुर्बा भी है एक तवील अरसे से। जी बहुत शुक्रिया अरबाब। बात यह है कि आज जो वज़ीर आज़म साहब को अपनी इस मुलाकात में और अपने इजलास में जो बातें करनी चाहिए थी वो उन्होंने नहीं की। ये बुनियादी ज़िम्मेदारी किसकी बनती है कि वो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर के लिए वक्त से पहले नाम जो हैं वो अपोजिशन लीडर को भेजे, अपोजिशन लीडर के साथ मुशावरत करे। इन्होंने मुशावरत शुरू करना भी गवारा नहीं किया खान साहब ने, जिसकी वजह से आज ये आइनी खला या आइनी बहरान, जिसको जो भी कहें, ये पैदा हुआ। उन्होंने अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करते हुए 3 नाम उन्होंने भिजवाए थे, नासिर महमूद खोसा और जलील अब्बास जिलानी और अखलाक अहमद तारड़ जो हैं, ये नाम 3 भिजवाए गए थे। तीनों बड़े काबिल और अहलियत वाले ब्यूरोक्रेट्स हैं, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स हैं, और इनका 2 साल का अरसा भी कोई ऐसा नहीं है कि कोई अभी रिटायर हुए हों। 2 साल तक इनको वक्त हो चुका है। जो अगर बाबर याकूब फ़तेह मोहम्मद साहब, जो उनको अगर आप रिटायर करके और उन्हें आप अगर लगाते हैं, उनके लिए एटलीस्ट 2 साल का वक्त एक होता है कि आपने सरकारी ओहदा उसके बाद नहीं लेना, कंसल्टेंसी आप ले सकते हैं। ये एक आइनी सीट है जिसका हलफ उठाना पड़ता है, तो ये चैलेंज भी हो सकता है, इस तरह के मसाइल भी सामने आ सकते हैं। वो नो डाउट कि उन्होंने यहाँ पे वक्त गुजारा है और यहाँ वो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर के सेक्रेटरी के तौर पे रहे हैं और उनका तजर्बा भी है।
लेकिन एक वस्त तजर्बा ये भी है कि 2018 के जो इंतखाबात थे वो उन्हीं की ज़रिए निगरानी हुए हैं। तीसरी अहम बात ये है कि किसी को भी लगा लें, कोई सियासी पार्टी, वो पीपल्स पार्टी हो, वो नवाज़ लीग हो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो या कोई और जमात हो, मौलाना फजल रहमान हो या कुछ कोई और हो, वो एक हद तक बहुत यानी कि डेसिमल्स में, आप इशारियों में ये कह दें कि शायद वो कहीं खुर्द बुर्द कर सकें वोटर्स की तादाद में, वोटर्स की लिस्टों में या किसी और जगह पे। ये क्वार्टर्स ही और हैं जहाँ से ये पूरी मैसिव रिगिंग जो है जो होती है उसका मोटिव भी कुछ और होता है, उसमें सियासी जमातें हाथ बांध के खड़ी होती हैं। तो बुनियादी नुक्ता ये है कि इनमें से कौन सा ऐसा एफिशिएंट ऑफिसर है जो लग जाएगा तो सबकी बात मानता रहेगा। जब आप हलफ उठा लेते हैं कोई भी, अच्छा आइन में जो लिखा हुआ है लफ्ज़ वो है फ्रूटफुल कंसल्टेशन विद द अपोजिशन लीडर। फ्रूटफुल कंसल्टेशंस के लिए आप हाथ तो मिलाते नहीं हैं, तो फ्रूटफुल कंसल्टेशंस कैसे करेंगे आप? सही हो, आपने कॉल नहीं करते, आप उनको हाथ मिलाना दूर की बात कॉल नहीं करते। तो ये पार्टियों के अंदर 2-2, 3-3 लोग रखे हुए हैं, आगे वो कोशिश करते हैं तो बात आगे बढ़ती है। ठीक है, इस तरह तो ज़ाहिर है मामला मज़ीद भी पेचीदा हो सकता है। तो वो जो आर्मी चीफ वाले मामले की मिसहैंडलिंग नहीं होगा, इनकॉम्पिटेंसी। जी गुलाम रज़ा बात कीजिए। आज शहबाज शरीफ साहब के जो मतलब जो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई, यानी आप ये देखें कि जो ही मुफाहमत का माहौल बनने के लिए कोई भी ऐसी चीज़ शुरू होती है कि कोई बड़ी ज़रूरत पड़ती है तो यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस शुरू हो जाती हैं और उनके बयानात आने शुरू हो जाते हैं। अरबों डॉलर बढ़ गए हैं, इतने से खरबों डॉलर बढ़ गए हैं, कोई सबूत, कोई बात, कोई चीज़ नज़र नहीं आती। अब कौम को इस बात से निकालना है, हमें सब ने मिल के निकालना है। खान साहब को भी इस स्टेट ऑफ माइंड से निकलना होगा और उन्हें डिलीवरी की तरफ देखना होगा। आप अगर चंद दिन पहले ही इस मुशावरत का आगाज़ कर लेते, उसको अहमियत दे देते, समझ लेते कि ये काम अब इस तरह से हो जाएगा। अब नामुकम्मल है ये इस वक्त जो आज रात 12 बजे चंद दिन पहले गुलाम तो ज़ाहिर है हुकूमत आर्मी चीफ की एक्सटेंशन वाले मामले में फंसी हुई थी। उसामा, उस मामले में जो इनकॉम्पिटेंस, जो मिसहैंडलिंग देखी गई, ये उसी से मिलता जुलता एक और वाक़या होने जा रहा है? वही कुछ सूरत हाल बनती नजर आ रही है? वही आइनी बहरान, वही कानूनी मसाइल पैदा हो जाएंगे? नहीं, वो तो बिल्कुल सारी जिम्मेदारी हुकूमत की थी, वो नोटिफिकेशन वाला मामला, लेकिन यहाँ दोनों ने मिलकर करना है। और इसीलिए आप देखें कि जस्टिस अतर मिनल्ला साहब जो चीफ जस्टिस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, वो नून लीग की सरजनिश कर रहे हैं कि ठीक है। उसामा हमारे साथ मौजूद है, जरा वजीर रेलवे शेख रशीद साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जरा उनसे भी इस पर राय लेते हैं। शेख साहब, चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज रिटायर हो गए, अब नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन होंगे? हुकूमत को मुज़ाकरात करने हैं अपोजिशन लीडर से, वो यहाँ है नहीं, कैसे मामला आगे बढ़ेगा? हो जाएगा 1-2 हफ्तों में। और जब ये दोनों ने मुंतखब किया था, यानी अपोजिशन ने और सरकार ने मिलकर 13 के इलेक्शन कमिश्नर जो हैं वो मुंतखब किए थे, लेकिन दोनों पे तमाम पार्टियों ने एतराज किया, या कम से कम एक इस इलेक्शन को सब लोगों ने गैर जानिबदाराना करार दिया। और इलेक्शन अगर गैर जानिबदाराना करार देना है तो फिर पार्टियों का क्या इंटरेस्ट है कि अपने जज को लाना चाहते हैं? अगर आप चाहते हैं कि बिल्कुल पार्टी के इलेक्शन ना हो, और पार्टियों का लोगों में क्या इंटरेस्ट है कि ऐसी वो मुतनाज़ा बनाएं, मुझे पूरा यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला हफ्ता 10 दिन में, क्योंकि अभी 45 दिन मेरा ख्याल होते हैं या 30 दिन होते हैं, उसमें ये मसला तय आ जाएगा और ठीक हो जाएगा सब कुछ। तो शेख साहब, अदालत ने भी अब यही कहा है कि अभी 10 दिन के अंदर अंदर मसला तय करें। हर मामले को अदालत में ले जाया जाता है, अदालत से फिर हिदायत आती हैं, अदालती अहकामात पर फिर नतीजे निकलते हैं। ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। हमारी बदनसीबी है कि जो पार्लियामेंट में फैसले होने चाहिए थे वो अदालतों में जाते हैं, जो अदालतों में होने चाहिए थे वो आपस में लड़के करते हैं। अब ऐसी मालूम में मैं उम्मीद रखता हूँ कि इनको कुछ अकल आएगी और ये लोग जिम्मेदारी से सोचेंगे और एक बेहतर फैसला ले आएंगे कौम के सामने। तो शेख साहब, ये क्या हुकूमत की ना तजुर्बेकारी है या कहीं नाअहली है? आपको मैंने अर्ज की है ना कि ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा, और वो इन हाउस तब्दीली वाला भी एक मामला, अपोजिशन तो अब इन हाउस तब्दीली चाह रही है, उस पर आप लोग तैयार हैं पूरी तरह से फेस करने के लिए अपोजिशन को? शेख साहब को आवाज आ रही है? चलो, शेख रशीद साहब मौजूद थे, वजीर रेलवे, और कह रहे थे कि आने वाले हफ्ता पूरा हो जाएगा। तो सामा, आपको लग रहा है कि ये इतना ही आसान होगा जिस तरह से शेख साहब ने बयान कर दिया है कि हफ्ता 10 दिन में मामला बिल्कुल सेट हो जाएगा और हुकूमत और अपोजिशन किसी एक नाम पर मुत्तफिक हो जाएंगे?
देखिए, शेख साहब की वैसे तो बहुत सी पेशगोइयाँ होती हैं और काफ़ी हद तक कई दुरुस्त भी साबित हो जाती हैं, लेकिन मैं अगर तारीख़ को देख लेता हूँ, क्योंकि मैं उस तरह की पेशगोई नहीं कर सकता। उनकी सियासी बसीरत अपनी जगह, एक बड़े अरसे से वो सियासत में है, बहुत सी चीज़ों को पता है, ज़ाहिर विफाकी वज़ीर भी हैं, लेकिन 1 साल हो गया, 1 साल, यानी आइन में है कि 45 दिन में आपने मेंबर लगाना है सूबे का इलेक्शन कमीशन का, तो सिंध का और बलूचिस्तान का जनवरी से रिटायर्ड है, 45 दिन उसके बाद छोड़ दे, उसके बाद 300 दिन गुजर गए और अभी तक वो नहीं लग सके। अच्छा चले, वो बलूचिस्तान में लग रहा है कि जनाब हुकूमत ने कहा अच्छा हमारा आप मान जाए, सिंध में हम आपके बंदे को मान लेंगे, वहाँ पर नून लीग और पीपल्स पार्टी में मैच पड़ गया है। आप देखिए तो सही कि इंतहा है, यानी एतमाद का फुकदान इतना ज़्यादा है, तो ये तो हाल है। तो मुझे नहीं समझ आती कि जब यहाँ पर तो चलो इसलिए हो गया ना कि वो कह रहे हैं अच्छा बलूचिस्तान में जनाब हुकूमत का लगाने दें, वहाँ पर आपके स्टेक नहीं है, पीपल्स पार्टी की सिंध में हुकूमत है, तो सिंध में आप जिस बंदे को कहेंगे वो लग जाएगा। हालांकि ये भी कितनी अजीब बात है कि जिस सूबे में हुकूमत है उसका इलेक्शन कमीशन होगा, फिर कल को बात होगी जनाब, चाहे वो ऑनेस्ट भी था। आप देख लें शेख साहब जो बात कर रहे थे 2013 की, 2018 इलेक्शन की, किसने लगाया इलेक्शन कमीशन के लोग? पीपल्स पार्टी नून लीग थी, और वही क्या एतराज कर रही है कि जनाब धांधली हो गई। 2013 के इलेक्शन में नून लीग इक़्तिदार में आती है और पीपल्स पार्टी कहती है जनाब कि ये आरओज़ के इलेक्शन थे, इसको आरओ का इलेक्शन करार दिया जाता है पीपल्स पार्टी की तरफ से। और 2018 में आप देख लें फिर दोनों इकट्ठे हो जाते हैं कि जी जनाब चूंकि अब तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, ये तो जी बड़ी धांधली हुई थी। उससे पीछे चले जाए 90 की दिहाई में, तो ये तो कभी भी इनमें एतमाद रहा ही नहीं, और ये होना है। जिसने हारना है पाकिस्तान में उसने रोना है, और जिसने जीतना है उसने कहना जी बड़े साफ और शफाफ थे, क्योंकि इदारे हमारे यहाँ मजबूत बनाए नहीं जाते। अब आप देख लें, शाहिद खाकान अब्बासी साहब कहते हैं जनाब हमारी बदकिस्मती है कि हमने ये जनाब नैब में लगा दिए लोग, ये नैब को हमें ख़त्म कर देना चाहिए था। नून लीग कह रही जी हमें ख़त्म कर देना चाहिए था। तो ये लोग चाहते ही नहीं है कि इंडिपेंडेंट कोई इदारा हो। जब तक इदारे मजबूत नहीं होंगे, इंडिपेंडेंट नहीं होंगे, रियासत मजबूत नहीं हो सकती। सही। आज आके आप देखिए ना क्या हुआ कि आप देखें सुप्रीम कोर्ट में आपको इंडिपेंडेंस अगर नजर आती है तो किसको भा रही है वो सुप्रीम कोर्ट? किसी सियासतदान को भाती है। वो कहते हैं जनाब देखें ये तो उनके केस नहीं सुनते, हमारे नहीं सुनते, ये फलाना है, वो ये सुप्रीम कोर्ट ने क्या कह दिया। फिर आप देखें सुप्रीम कोर्ट पर फिर वो हमले शुरू हो जाते हैं। तो इसी तरह शेख साहब अपनी जगह दुरुस्त फरमा रहे होंगे, शायद ये मामला हल हो जाए तो मैं तो सलाम पेश करूंगा कि बड़ी बात है जनाब हमारे सियासतदान किसी एक। लेकिन जाहिर साहब जो हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान एक दूसरे पर इल्जाम लगाने की रविश है, उसमें तो किसी तौर कमी नहीं आ रही। कल जब शहबाज शरीफ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लंदन में की, आज शहजाद अकबर साहब यहाँ पर आ गए, बताया कि 10 साल में शहबाज शरीफ के असासों में 70 गुना इजाफा हुआ, सुलेमान शहबाज के असासों में कोई 8000 गुना इजाफा हुआ है। तो अब ये जो तमाम सूरत हाल है इसको अदालतों में साबित क्यों नहीं कर पा रहे? आशियाना से मुतालिक जो केस है उसमें तो रिमार्क्स आ रहे हैं कि शहबाज शरीफ का उसमें किरदार बड़ा अच्छा रहा, अदालतों से रिमार्क्स कुछ और आ रहे हैं, ये लोग बातें कुछ और कर रहे हैं। इस पर क्या तबसरा करेंगे आप? ये असल में कैपेसिटी ही नहीं है। क्या एक केस को, हर केस को उतनी तवज्जो मिल रही है जितनी उसको मिलनी चाहिए? केसेस की भरमार है, नैब के पास उतने लोग नहीं हैं और केस वो नए से नए उठाए जाते हैं। अच्छा जी ये अखबार में लग गया, ये केस सामने आ गया, ओ जी ऑपोजिशन ने कह दिया, हाँ जी इस पर हुकूमत ने कह दिया। अब शहजाद अकबर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे हैं कि जनाब नैब इसका नोटिस ले। तो अब प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप कह रहे हो कि जी नैब अगर नोटिस लेता है तो इनके कहने पर ले लिया, नैब पर प्रेशर आएगा जी आप नोटिस क्यों नहीं लेते, तमाम चीज़ें मौजूद हैं। पहले आपसे इन्वेस्टिगेशन हो नहीं रही, पहले आप मंतकी अंजाम तक पहुंचा नहीं पा रहे, आप नए केसेस उठाकर ले जाते हैं। आशियाना बहरहाल एक फ़र्क चीज़ है, वो चूँकि एक हुकूमत की तरफ से था, उस वक्त की हुकूमत ने वो शुरू किया था, उसमें फ़र्क है। जो वो आज बता रहे हैं उसका तो हुकूमत से, रियासत से कोई लेना देना नहीं है। ये तो वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि उनके फ्रंट मैन थे और गुड नेचर कंपनी, जो कि वैसे तो ईवल कंपनी नज़र आ रही है, वो एक काम करती थी। टीटियां जो हैं वो डॉक्यूमेंटेड हैं, वो मौजूद हैं, बैंकिंग ट्रांजैक्शंस मौजूद हैं, तो वो केसेस फ़र्क हैं। लेकिन हमारे यहाँ यही होता है कि कई साल लग जाते हैं, इन्वेस्टिगेशन ही चल रही है जनाब, फिर उसके बाद केस आगे जाता है, वो सालों लग जाते हैं अपील में, और उसके बाद क्या होता है कि ये लोग, यही इनकी टैक्टिक्स हैं कि मुल्क से बाहर भाग जाओ और फिर इंतजार करो कि अपना जज आ जाए, कोई इफ्तिखार चौधरी आ जाए, और उसके बाद जनाब हम हुदैबिया पेपर मिल के ऐसे केस जो है ना वो भी सारे ख़त्म कर देंगे, वो भी दबा देंगे, सारा कुछ ख़त्म हो जाएगा। और उसके बाद जनाब टाइम बार्ड केसेस, कानून कहता है कि भाई साल 2 साल बाद आप वो केस में जो बंद हो गए खत्म, दोबारा नहीं खुल सकते। ये 10-10 साल बाद केस खुलवा लेते हैं और उसमें फैसले जो इनके खिलाफ हुए होते हैं अपने अपने करवा के और उसके बाद खत्म करा लेते हैं। ये तो इनके टैक्टिक्स हैं। तो यहाँ फिर यही कुछ होगा जो आपको होता नजर आ रहा है। कैपेसिटी इदारों की उस तरह बनाई नहीं गई। नैब
अब ये हुकूमत कुछ उसमें कैसे बदलाव करेगी, उसमें आईनी तरमीम चाहिए। नया कोई ऑफर कर रहे हैं कि बेहतर लोग चाहिए तो वो रख लें, उसकी तादाद बढ़ाएं, उसके लिए भी फाइनेंस चाहिए। हुकूमत कहती है हमारे पास पहले लोगों पर खर्च करने के लिए पैसे नहीं है, वहां पर करोड़ों। ठीक है, ज़ाहिर नैब की परफॉर्मेंस और नैब की प्रोसिक्यूशन भी बड़ा काम करने की जरूरत है और इसमें भी इस्लाह जरूरी है। ठीक है उसामा, एक ब्रेक का वक्त है, बहुत शुक्रिया, आप प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे गुलाम मुर्तज़ा हमारे साथ मौजूद होंगे और कुछ मजीद मौज़ूआत पर इसी खबर पर मजीद गुफ्तगू होगी एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं और ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे मुआविन खुसूसी बराए एहतसाब शहजाद अकबर की उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने शहबाज शरीफ और उनकी फैमिली पर बड़े संगीन इल्ज़ामात लगाए। उन्होंने बताया कि गुज़िश्ता 10 साल में शहबाज शरीफ के असासे 70 गुना बढ़ गए, उनमें 70 गुना इजाफा हुआ, जबकि उनके बेटे सुलेमान शहबाज के असासों की जो मालियत थी वो भी 8000 गुना बढ़ गई है और ये सब करप्शन के पैसों से और टीटीज़ के जरिए हासिल किया गया। इनके फ्रंट मैन्स ने इनके करप्शन की, मनी लॉन्ड्रिंग की। निसार चीमा साहब नून लीग के रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं, गुलाम मुर्तज़ा भी हमारे साथ ही मौजूद हैं। तो निसार चीमा साहब अब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जवाब आप कैसे देंगे? शहबाज शरीफ साहब ने गुज़िश्ता रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस की, काफ़ी टाइम हो गया उनको लंदन में, तकरीबन 2 हफ्ते होने को आ रहे हैं, ना उन्होंने अभी तक डेली मेल के खिलाफ कोई कार्रवाई की, ना डेविड रोज के खिलाफ कोई कार्रवाई की, जबकि ऐलान उन्होंने किया था। अब ये करप्शन के नए इल्ज़ामात सामने आ गए। देखिए ये इल्ज़ामात ना नए हैं ना लगाने वाले जो हैं वो कोई नई बात कर रहे हैं। ये देखें सबसे बड़ी बात जो है इस 1.25 साल के अरसे में जो चीज़ें इस हुकूमत ने लूज़ की हैं उनमें सर फहरिस्त जो है इनकी क्रेडिबिलिटी है। अपोजिशन में जब ये लोग थे तो हमें तवक्को थी कि चलें अपोजिशन में तुझे बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाने के आदी हैं, बुनियादी तौर पर ये गोएबल्स के फ़लसफ़े के पैरोकार हैं कि इतना झूठ बोलो कि सच लगने लगे। बात यह है कि हमें ख्याल था, तवक्को थी, बहुत से लोगों को तवक्को थी कि जब ये इक़्तिदार में आएंगे तो अपना वो वतीरा बदलेंगे, कुछ संजीदगी का मुजाहरा करेंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इन्होंने वही अपने अतवार जो है इन्होंने नहीं बदले। वही सिलसिला जारी है बेबुनियाद इल्ज़ामात का, गालम गलोच का, और कोई पूछने वाला नहीं है। हमारे मुल्क में बदकिस्मती से अगर कोई बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाता है तो उसकी अकाउंटेबिलिटी कोई नहीं है। देखिए पूरी दुनिया में, महज़ब दुनिया में ये है कि जो इल्ज़ाम लगाएगा वो बारे सबूत उस पर है, प्रोसिक्यूशन पे है, लेकिन यह है कि अगर कोई इल्ज़ाम साबित नहीं कर सकता तो वो भी एक जुर्म है। लेकिन हमारे यहाँ ये है कि जितना चाहे कोई झूठा इल्ज़ाम लगा दे, कोई पूछने वाला नहीं है। और ये जो है ये जिस तरह के इल्ज़ामात लगा रहे हैं इनका ये है कि अगर कोई इसकी सज़ा होती बेबुनियाद और झूठे इल्ज़ामात की तो ये है कि कम अज़ कम आइंदा के लिए ये है कि कोई सिलसिला ये बंद होता, लेकिन ये जारी है इनका। इनकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है कौम की नज़र में। आप किसी से राह चलते किसी आदमी से पूछ लें कि जी पीटीआई के लोग ये कह रहे हैं तो वो मजाक उड़ाएंगे कि ये इनकी क्या इनकी साख है, क्या एतबार है। ना कौम की नजर में कोई एतबार है इनका। निसार साहब गुज़िश्ता 10 साल में शहबाज शरीफ के जो असासे हैं उनमें 70% इजाफा नहीं हुआ, सुलेमान शहबाज के जो असासे हैं उनमें ये 1000% इजाफा नहीं हुआ है। नहीं फीसद की बात जो है, फीसद का मुझे ये नहीं पता। देखें बात ये है कि ये अगर अपने जायज़ राय से अपना कोई कारोबार एक्सपेंड करता है तो उसमें क्या कानून में मवानित है, क्या कोई जुर्म है, क्या ये कानून में मना है? ये जो आपने कभी लेकिन निसार साहब पब्लिक ऑफिस होल्ड करते हुए और किसी सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव होते हुए कोई ऐसा बिजनेस किया जा सकता है जिसमें वो इतना आपने नहीं आप बराए करम मेरा फिक्रा मुकम्मल होने दें। क्या आपने कभी इनसे पूछा है मौजूदा वज़ीर आज़म से कि 300 कनाल में के घर में आप रहते हैं, आज तक आपने कितना टैक्स अदा किया है, कितना टैक्स अदा करें? पिछली कई दहाइयों से आप कितना टैक्स अदा करें और आपके ये खर्चे कौन पूरा कर रहे हैं? ये आप कभी उनसे पूछा? आपके दाएं बाएं जो लोग हैं जिनके आप ऊपर खुद आप करप्शन के इल्ज़ाम लगाते रहे, आप कहते रहे ये चोर हैं, डाकू हैं, सबसे बड़े डाकू हैं, आपकी सफ़ों में आज शामिल दाएं बाएं नजर आते हैं, वो सारे पाक हैं क्योंकि आप उनसे तो कहते हैं वो उनसे उनके सवाल किए जाते हैं, जाहिर है वो भी के जरिए वो धुल के साफ हो गए। उनके सवालात उनकी पार्टी के तर्जुमानों से किए जाते हैं। लेकिन आप ये बताइए कि जायज़ ज़राए से अगर ये आमदनी हुई है, किसी सूबे का वज़ीर आला कोई ऐसा काम कर सकता है जिसमें फिर इख्तियारात का ऐसा इस्तेमाल हो, जिसमें रियासती मशीनरी इस्तेमाल हो, जिसमें कहीं ऐसे कोई कॉन्ट्रैक्ट दिलवाए गए हों, लिए गए इस्तेमाल हुआ है? देखिए मैं आपको बताऊं, ये भी मैं आपको गुजारिश कर दूं कि मियाँ शहबाज शरीफ को जब हाई कोर्ट ने जब जमानत पे रिहा किया तो उन्होंने 2 बातें की बिल्कुल वाज़ेह तौर पर।
एक उन्होंने कहा कि इसमें कोई बदउनवानी साबित नहीं हुई, इसमें इख्तियारात का कोई नाजायज़ इस्तेमाल नहीं हुआ, इख्तियारात से कोई तजावज़ नहीं किया मियाँ शहबाज शरीफ ने, और इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल नहीं हुआ बतौर वज़ीर आला। और दूसरी जो उन्होंने बात की वो ये थी कि एहतसाब के हवाले से नैब की जो पिक एंड चूज़ पॉलिसी है उससे उसकी बदरीती का इजहार होता है। ये दो बातें आपको पता है कि रिकॉर्ड में है, ये हाई कोर्ट की ऑब्जर्वेशन है, हाई कोर्ट के फैसले में लिखा है। सही। तो गुलाम मुर्तज़ा, इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहीं हुकूमती तर्जुमान और ये मामले खुसूसी करते हैं तो ऐसा लगता है कि बस अभी कोई महीने 2 महीने में ये अदालत में भी ये चीज़ें साबित कर देंगे, केस का फैसला हो जाएगा, फिर अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस तक सिलसिला तवील हो जाता है, कोई फैसला नहीं हो पा रहा, अदालतों में ये साबित नहीं कर पा रहे, ना नैब अभी तक कोई इस तरह की चीज़ साबित कर सकी है, तो फिर इल्ज़ामात लगा दिए जाते हैं, फैक्ट्स और फिगर्स ज़बानी तौर पर तो कह दिए गए होते हैं लेकिन उनके डॉक्यूमेंटेशनल प्रूफ्स नहीं होते इनके पास। अरबाब, ये इस तरह से है कि पॉलिटिक्स में जब हुकूमत और अपोजिशन जो है वो आपस में चल रही होती है पार्लियामेंट में, तो इस तरह की इल्ज़ाम तराशियाँ एक दूसरे के ऊपर की जाती हैं, और लेकिन वो इस हद तक नहीं होती हैं। साथ साथ ये भी होता है कि जहाँ कहीं मुफाहमत की ज़रूरत होती है, कहीं कानून साजी की ज़रूरत होती है, तो वो भी कर ली जाती है। लेकिन यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि कहा गया है कल आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि इतने अरब रुपये का इजाफा हो गया है, इतने % इजाफा हुआ है। 3-4 चीज़ें हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। आप ये हुकूमत हैं, हुकूमत बताए कि क्या उन्होंने टैक्स एविजन की है, हुकूमत बताए क्या उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की, हुकूमत बताए कि क्या अनफेयर मीन्स से पैसा कमाया गया, या बतौर वज़ीर आला उन्होंने इख्तियारात से तजावज़ किया। ये 4 चीज़ें हैं। इन 4 चीज़ों को सामने रखते हुए अगर उनकी की अमाउंट जो है वो असासों की वो बड़ी है, तो फिर ये एक इल्ज़ाम उनके इन्वेस्टिगेशंस करें, एक इल्ज़ाम पक्का लगाएं कि ये मामला हुआ है, इस मामले की वजह से इतने पैसे इनके बढ़े हैं। बात करने से ना तो कोई हाजी बन जाता है और ना ही बात करने से कोई गुनहगार होता है। ये अपोजिशन और पाकिस्तान की जो पॉलिटिक्स है, इसमें हम जब से हमने आंख खोली है, हम देख रहे हैं बतौर स्टूडेंट ऑफ लॉ, स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स, हम ये देख रहे हैं कि ये चीज़ें ऐसे ही चल रही हैं। हर हुकूमत मलाइन करती है अपनी अपोजिशन को और अपोजिशन मलाइन करती है अपनी हुकूमत को। मैं एक पहले टॉपिक आपने किया जिसका अभी भी आपने हवाला दिया कि टाइमली काम कंप्लीट नहीं होते। मैं आपको वज़ीर आज़म साहब के हलफ के 3 जुमले पढ़ के सुनाता हूँ। वो कहना, उन्होंने ये हलफ लिया हुआ है कि मैं अपने ज़ाती मफाद को अपने सरकारी काम या अपने सरकारी फ़ैसलों पर असरअंदाज नहीं होने दूंगा। मैं हर हालत में हर किस्म के लोगों के साथ बिला खौफ व रायत और बिला रगबत व अनाद कानून के मुताबिक इंसाफ करूंगा। मुझे बताएं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के मामले में वो कहाँ मुशावरत करते हुए नज़र आते हैं, या दीगर मामलात हैं? वो चोर हैं, डाकू हैं, अपोजिशन लीडर हैं, आप जो भी उनको कह लें, लेकिन एक हकीकत है मुसलमा कि वो सबसे ज़्यादा जो जमातें अपोजिशन की हैं उनके वो रहनुमा चुने हुए हैं और आइन में उनकी हैसियत है। तो फिर आप तो हाथ भी नहीं मिलाते, आप तो बात भी नहीं करते। कैसे आगे बढ़ेगा सिस्टम? अगर आप यहीं स्टक करना चाहते हैं, इन्हीं बातों में फंसे रहेंगे, अवाम का कोई मसला हल नहीं होने वाला। कल आपने देखा कि महंगाई की सूरत हाल के ऊपर जो दादोशुमार हुकूमती इदारों ने जारी किए हैं, 16-17% महंगाई बढ़ गई है। तो क्या तनख्वाहें बढ़ी हैं? क्या लोगों के मामला जो हैं वो हल हुए हैं? आपको कल पूछा गया कि आपने नॉन टैक्स रेवेन्यू में इजाफा इतना करना है, तो आप कहाँ से ये नॉन टैक्स रेवेन्यू जो है वो इकट्ठा करेंगे? तो हफीज़ शेख साहब के पास जवाब नहीं था। जाहिर है कि अगर नॉन टैक्स रेवेन्यू हमने इकट्ठा करना है तो आवाम से निकालेंगे, क्योंकि टैक्स रेवेन्यू तो हमारे किताबों में लिखा हुआ है कहाँ से आना है। नॉन टैक्स रेवेन्यू सीधे सीधे महंगाई है, बिजली की कीमत में इजाफा है, गैस की कीमतों में इजाफा है, और अभी जुलाई से लेके अभी तक 2-3 दफ़ा इजाफा हो चुका है। इस महीने फिर होने वाला गैस की कीमतों में इजाफा, और उसके लिए हेयरिंग होने वाली है सुई सदरन की। बात यह है कि आप इन बातों की तरफ तवज्जो करें। इन जुमलों से, इन चीज़ों से अवाम का पेट नहीं भर रहा। आप बिल्कुल ठीक गुलाम साहब, जिसका सही कह रहे हैं कि जब मुशीर खजाना आकर गुफ्तगू करते हैं तो ऐसा लगता है मुल्क में कहीं महंगाई है ही नहीं और दूध की नहरें बह रही हैं और महंगाई अवाम पर असरअंदाज होती नहीं। लेकिन ज़ाहिर हकीकत यह है कि सिर्फ नवंबर के महीने में महंगाई की शरह भी बढ़ते हुए 12.67% तक पहुँच चुकी है, और अवाम इसका मुकाबला किस तरह से कर रहे हैं, किस हद तक इस महंगाई से नाला है। कराची से हमारे नुमाइंदे कफील अहमद मौजूद हैं और वो इस वक्त अवाम के दरमियान मौजूद हैं। ज़रा थोड़े से अवामी तासुरात भी इस पर जान लेते हैं। जी कफील।
देखिए इस वक्त जो है वो पाकिस्तान में महंगाई एक अफरीद की शक्ल जो है वो इख्तियार कर गई है। जहां देखें आप खाने पीने की अशिया की बात कर लें या दीगर आइटम्स की बात कर लें, महंगाई इस वक्त जो है वो बहुत ज़्यादा है। और जो कल जो नंबर्स जो इन्फ्लेशन के जारी हुए हैं वो इस वक्त नवंबर के दौरान 12.67% पर जो है वो महंगाई मौजूद है। मैं इस वक्त रिपोर्ट कर रहा हूँ, अगर हम बात कर लें यहाँ एक फर्नीचर मार्केट आराम बाग से, जो यहाँ के दुकानदार किस हद तक इस महंगाई की वजह से मुतासर हैं। मेरे साथ मौजूद है इस्माइल लालपुरिया। सर ये बताएं कि आपका शोबा कितना मुतासर है, क्या सूरत हाल है, और यहाँ इस वक्त जो सेल है आप लोगों की वो किस लेवल पर है? देखें कफिल, ये तकरीबन 15-16 माह की जो हुकूमत आई है इसके अंदर में कारोबार बहुत ज़्यादा मुतासिर हुआ है। हमारे रेट जो है वो बढ़ गए हैं और सेल कम हो गई, हमें डबल तरीके से मार हो रही है। और आप ये देखेंगे सीज़न का टाइम है, मार्केटों में सन्नाटे पड़े हुए हैं, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है हमारा कारोबारी हालात इस वक्त। हाँ, आप क्या समझती हैं इसकी वजूहात क्या बुनियादी तौर? देखें इसकी वजूहात सबसे ज़्यादा ये है कि इनके पास कोई पॉलिसी नहीं है, इन्होंने कोई पॉलिसी नहीं रखी। अगर आप देखेंगे हर मुल्क के अंदर में कारोबारी की जो एक पॉलिसी होती है, इंडस्ट्री की एक पॉलिसी होती है, और वो 5 साला मनसूबा बन के चल रही है। परेशान है और हुकूमत की इस शुरू की 15 माह की कारकर्दगी से मुतमईन है। कफील, बहुत शुक्रिया आपका। अब देखते हैं कि फैसलाबाद में क्या सूरत हाल कराची से मुख्तलिफ है या नहीं। ओवैस सत्तार हमारे साथ मौजूद हैं। ओवैस, कराची की सूरत हाल बड़ी ख़राब है, फैसलाबाद में क्या इस वक्त ताजिर बरादरी के अहवाल हैं, आवाम पर यह महंगाई बम किस तरह से गिर रहा है? जी बिल्कुल, गुज़श्ता 3-4 माह में जो मुल्क में महंगाई की लहर आई है इससे हर शख्स ही बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहा है। ख़ास तौर पर मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास जो तबका है ये बहुत ज़्यादा मुतासिर हुआ है इस महंगाई से। और हर शख्स हुकूमत से यही रिक्वेस्ट कर रहा है, अपील कर रहा है कि जो तब्दीली का नारा लेकर आई थी हुकूमत, लेकिन वो तब्दीली हमें सिर्फ यही नज़र है कि हर चीज़ की कीमतें आसमान से बातें करने लग गई हैं। पहले जो चीज़ 100 रुपये में मिल जाती थी वही चीज़ अब 150, 250 रुपये में दस्तियाब है। इसी हवाले से जो आज एक शॉपिंग मॉल में मौजूद है, एक शहरी हमारे साथ हैं, इनसे हम बात करते हैं, इनसे पूछते हैं, सर ये बता दीजिए कि शॉपिंग कर रहे हैं आप, तो क्या देखते हैं कि महंगाई के जो ग्राफ है कितना बुलंद हुआ है? हुकूमत तो कहती है कि 19% महंगी हुई है। आप क्या समझते हैं कि ये ठीक इतादोशुमार है? ये हुकूमत जो है वो कभी भी किसी भी दौर में हुकूमत सही नहीं बताती। बंदे ज़्यादा मरते हैं, कम बताए जाते हैं। ये जो 19% बताया ये भी 19% नहीं है। मैं आपको यकीन से कहता हूँ महंगाई जो है वो कई 100 गुना ऊपर आ गई है। आटा, चीनी, दाल के भाव मार्केट में जाके पता कर लें आप। जो है वो जो चीज़ पहले आपको 100 रुपये में मिलती थी अब जो है वो आपको 200 रुपये में या 250 रुपये में मिल रही है। दुकानदारों के पास अच्छा एक्सक्यूज़ है जी कि मुल्की हालात देखें जी, डॉलर का रेट कहाँ पर चला गया जी, 150 से ऊपर डॉलर चला गया है, फलां हो गया फलां हो गया। तो मतलब किसी भी जगह पर रिलीफ नहीं मिल रहा आवाम को। ये बता दीजिए कि इस महंगाई से घर का जो बजट है ये भी मुतासिर हो रहा है? चलें, कराची के बाद फैसलाबाद के शहरी भी इस महंगाई से नाला दिखाई दे रहे हैं। वो सत्तार, बहुत शुक्रिया। रावलपिंडी की सूरत हाल अभी जान लेते हैं। वसीम चौधरी हमारे साथ बोल रहे हैं, उसके नुमाइंदे मौजूद हैं। वसीम, रावलपिंडी में क्या सूरत हाल है, किस हद तक आवाम नाला है इस हुकूमत से? जी बिल्कुल, महंगाई ने आम आदमी का जीना जो है वो महाल कर रखा है। अशिया खुर्दोनोश हो, फल सब्जियां हो, हर चीज़ की कीमतें जो है वो आसमान से बातें कर रही हैं। अदारा शुमारियात के मुताबिक भी तकरीबन इस साल जो महंगाई हुई है वो 19% हुई है। इस वक्त हमारे साथ एक शहरी मौजूद हैं, हम इनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या सूरत हाल है। अच्छा, महकमा अदारा शुमारियात की जानिब से भी बताया गया है कि 19% महंगाई हुई है। बतौर आम आदमी आप इसको किस तरह देखते हैं और हुकूमत से क्या तवक्को रखते हैं? पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि महंगाई पहले ही बहुत ज़्यादा थी, लेकिन अब मज़ीद 19% बढ़ा के ना गरीब आदमी को तो बिल्कुल ही उसकी कमर तोड़ दी गई है। ठीक है, अब तो फ्रूट खाना तो गरीब आदमी के पहुँच से बिल्कुल दूर हो चुका है। और मैं कहता हूँ बिल्कुल जो है ना गरीब आदमी के लिए अब जीना मुहाल हो गया है, अब तो बस मरना ही रह गया है। ठीक है, पिंडी में भी अवाम इस वक्त बड़े मायूस दिखाई दे रहे हैं, इस बढ़ती हुई महंगाई से परेशान है। तो निसार साहब, अब ये जो माशी अशारिये तो अब बेहतरी की जानिब दिखाई दे रहे हैं। मुशीर ख़जाना आकर बता चुके हैं कि अब मूडीज़ की ने भी पाकिस्तान की मईशत को मनफी से मुस्तहकम बता दिया है। तो अब ये बज़ाहिर ये मुश्किल वक्त जो बोलते थे 1 से 1.5 साल मुश्किल होगा, शायद अब वो गुजर चुका है। अब मुस्तकबिल में बेहतरी की जानिब गामज़न होगी हुकूमत। देखिए, मुशीर ख़जाना जो है उनकी बात का कौन एतबार करे, उनकी भी क्या क्रेडिबिलिटी है। जिनको जो 17 रुपये किलो टमाटर उनको मिल जाते हैं, अवाम तो देखिए उनको तो अब भी 250-300 तक टमाटर मिल रहे हैं। मार्केट का उनको पता ही कोई नहीं है, कोई तसव्वुर ही नहीं है ना, कभी बाजार में गए हैं वो ये लोग। इनका अवामी मसाइल का कोई इनको इदराक ही नहीं है, कोई शऊर ही नहीं है ना, इनका अवाम से कोई ताल्लुक है। सच्ची बात ये है, ये जो कहते हैं कि इंडिकेटर्स बेहतर हो रहे हैं, अवाम तो इनसे ये कह सकते हैं कि भाई कौन से इंडिकेटर्स, इब्ने मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई। अवाम की तस्वीर तो आपने देख ली हैं। देखिए, गुलाम मुर्तज़ा साहब बड़े एक माशाल्लाह बड़े कॉम्पिटेंट
बड़े ठीक है, चलें, ये इंडिकेटर्स तो बेहतर हो रहे हैं, लेकिन इसके समराम तक कब पहुंचेंगे और आवाम को इससे कब फायदा होगा ये देखना होगा। बहुत शुक्रिया, निसार साहब हमारे साथ मौजूद थे और इसके गुलाम मुर्तज़ा भी हमारे साथ मौजूद थे। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।